कि हम आपकी एफआईआर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप हमारे यहाँ जामिया नगर के एसएचओ ने कहा था आप एसीपी के पास जाइए, डीसीपी के पास जाइए, ऑनलाइन करिए या जहाँ पर अमीश देवगन ने बोला है वहाँ करिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री इससे पहले थे मनमोहन सिंह, वो कम बोलते थे लेकिन काम करते थे। आज क्या हो रहा है, वो सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहा है। गलती की माफ़ी हो सकती है लेकिन गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकती। गलती की माफ़ी हो सकती है लेकिन गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकती। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी ने आवाज़ उठाई। जब भी उसकी हालत ऐसी हुई कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, खेद जताया, लेकिन उस जलील से मैं ये कहता हूँ कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे अरेस्ट होना पड़ेगा। हम रोड पर उतरेंगे और हर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उसकी अरेस्ट नहीं होगा। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। देश भर में बवाल मचा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज का जिस तरीके से अपमान अमीश देवगन ने किया, उसको लेकर के देश भर में 5000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज अमीश देवगन के खिलाफ करा दी गई है। पर इस बीच एफआईआर को लेकर के दिल्ली में भी एक भारी बवाल देखने को मिला, जहां दिल्ली पुलिस खुल करके अमीश देवगन के साथ खड़ी हुई नजर आई, जहां एफआईआर को लेकर के असमंजस बनी हुई थी। जो लोग एफआईआर कराने अमीश देवगन के खिलाफ गए, वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अमीश देवगन ने जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और दिल्ली पुलिस का उस पर क्या रिएक्शन था। हम लोग एफआईआर करने गए थे, खतीब भाई, बिलाल भाई और मैं, एक हमारे वकील साहब कामिल साहब, वो भी गए थे साथ में। हम एफआईआर करने गए थे अमीश देवगन के अगेंस्ट। उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुस्ताखी की और बहुत ज़्यादा गलत वर्ड यूज़ किए थे। जब हम अपनी एप्लीकेशन एफआईआर की कॉपी लेकर पहुंचे थाने, तो पुलिस वालों का हमारे साथ जो रवैया था वो सीधा सीधा ये था कि हम आपकी एफआईआर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जामिया नगर के एसएचओ ने कहा था आप एसीपी के पास जाइए, डीसीपी के पास जाइए, ऑनलाइन करिए या जहाँ पर अमीश देवगन ने बोला है वहाँ करिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगा। ये रूल नहीं है। अगर इस तरह के केस पहले भी हुए हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई बात होती है तो हमारा अधिकार है, हम अपनी जगह एफआईआर करा सकते हैं जहाँ के हम निवासी हैं। उसके बाद जिस तरह से पुलिस अमीश देवगन को प्रोटेक्ट कर रही है और ऊपर से जितना ये दलाल मीडिया इस वक्त अमीश देवगन जैसे लोग, इनके दिमागों में जहर घुला हुआ है, इसीलिए इनके मुंह से इस तरह के वर्ड निकले। और अभी भी अमीश देवगन ने माफ़ी नहीं मांगी है, सिर्फ खेद जताया है। और जब तक अमीश देवगन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लोग इस बात पर अटल रहेंगे और हम एफआईआर कराकर ही रहेंगे। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि अमीश देवगन ने कल जब भारी बवाल मचा तो खेद जताया, माफ़ी नहीं मांगी और देश भर में ये भी देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से भी एक लीगल नोटिस न्यूज़ 18 को भेज दिया गया है। पर उनका कहीं ना कहीं लोग समर्थन करते हुए आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं जो है चिश्ती की जगह खिलजी कहना चाहता था, मैं खिलजी को प्रयोग करना चाहता था पर चिश्ती कह दिया, गलती हो गई मुझसे, मैं इसके लिए खेद जताता हूं। तो किस तरीके से देखते हैं ऊपर से दिल्ली सरकार का रवैया और यूपी से भी हमारे पास यही तस्वीरें आई कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गलती की माफ़ी हो सकती है लेकिन गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकती। और ये गुनाह नहीं है, कबीरा गुनाह है। अमीश देवगन जैसा आदमी जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। पहली बात, वो जो है वो एक एजेंडे पे काम कर रहा है, वो कम्युनल एजेंडा चला रहा है। जब ज़रूरत इस टाइम पे जो है इस वक्त मौजूदा, वो इंडिया और चाइना का इतना तनाव चल रहा है, उसने हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया, उसने हमारी ज़मीन हड़प ली। इधर नेपाल का मुद्दा है, इधर पाकिस्तान का मुद्दा है, कोरोना चल रहा है इस टाइम पे। उस वक्त आप बाबरी मस्जिद के ऊपर प्रोग्राम करा रहे हो, ये बिल्कुल कम्युनल एजेंडा है उसका। एक तरीके से एक साजिश के साथ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस देश के दलितों को बदनाम किया जा रहा है। अब इससे भी उसका पेट नहीं भरा, तो वो जो मौलाना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया इकराम, उनकी बेइज्जती करने पर उतर आया, उनके खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है वो, तो उस शख्स को हम कैसे माफ़ कर दें। अब यहाँ पर जो हमारी पुलिस है उस पर सेंट्रल का या स्टेट का, मैं नहीं समझता किसका प्रेशर है, वो एफआईआर के कंप्लेंट रजिस्टर करने को तैयार नहीं है। हम कंप्लेंट लेके गए जामिया नगर थाने में और वहाँ पर एसएचओ साहब ने हमारी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी। तो मैं समझता हूँ ये साफ साफ जो है ये बीजेपी की पूरी तरह से एक साजिश है और इससे पहले भी हो चुका है। इस टाइम जो पत्रकार हैं उनको पूरी तरह से छूट मिली हुई है, वो कुछ भी जो है बोलें, उनके लिए सब माफ़ी है। और ये समझ लीजिए सोनिया गांधी पे भी अभी टिप्पणी की थी, जो एक पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं, अर्नब गोस्वामी,
इसी तरीके से अमित देवगन हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गई, जितने भी पत्रकार हैं इस तरह के, ये कम्युनल एजेंडा फैला रहे हैं। एक साजिश के तहत हिंदू और मुसलमान भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कोर्ट का सहारा लेंगे। हम हर तरीके से जो है वो लीगल वे में काम करेंगे, लेकिन इसके गुनाह की हम इसको सजा दिलाएंगे। आपने चीन का जिक्र किया, यहाँ मैं चीन से आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि आज तक की जो एंकर हैं श्वेता सिंह सैनिकों का अपमान करती हुई नजर आई। हमारी मीडिया ने ये बताया कि हमने इतने मार दिए हैं कि चीन अभी तक लाशें नहीं गिन पाए हैं। 43 का दावा ANI जो न्यूज एजेंसी है उसने किया, पर आज इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है कि 20 जवान जो हैं भारत के शहीद हुए हैं, चीन का कुछ भी नहीं नुकसान हुआ है। देखिए, ये तो एक ज़माने से चला आ रहा है। चीन मुसलसल हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और दादागिरी दिखा रहा है हमें। पूरी तरह से आर्थिक रूप से हमें ग़ुलाम बना लिया है उसने। हमारी जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से चाइना को सपोर्ट कर रही है। अभी हाल ही में एक टनल का उसको प्रोजेक्ट दिया है, मेरे ख्याल से 1200 करोड़ रुपए का। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, जहाँ वो हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। उस टाइम पे ये हालात हैं। तो गवर्नमेंट हमारी पूरी तरह से ये समझ लीजिए आर्थिक रूप से हिंदुस्तान को बेच चुकी है चाइना के हाथों, और बेच रही है। ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है। ये लोग झोला उठाएंगे और हिंदुस्तान को बेचकर और हिंदुस्तान से निकल जाएंगे और पब्लिक इनको देखती रह जाएगी। लेकिन हम देखने वालों में से नहीं हैं, हम घर में बैठने वालों में से नहीं हैं। हम लोग बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे इसके ख़िलाफ़। हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। उस वक्त ये लोग दलाली किया करते थे, अंग्रेज़ों की चाटुकारिता किया करते थे। आज ये लोग नेशनलिस्ट बने हुए हैं, देशभक्त बने हुए हैं और इनका इतिहास गवाह है। अटल बिहारी जैसे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गुजरे हैं, उन्होंने माफ़ीनामे दिए हैं। तो ये लोग कहाँ पर जो है स्टैंड करते हैं, ये हमसे बात ही नहीं कर सकते। हम इन लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम तो इनको उजागर करना चाहते हैं। हमारी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हम इस तरह की सरकार वो सत्ता में आ गई, और सत्ता में भी ये लोग जो है वोट के सारे नहीं आए। मैं तो बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, इन्होंने पूरी तरह से सिस्टम को हाईजैक कर लिया। इन लोगों ने मशीनों पे कब्जा कर लिया। ये क्यों EVM से चुनाव करा रहे हैं? जब पूरे वर्ल्ड में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो फिर ये EVM से चुनाव क्यों करा रहे हैं? भाई आप इतने पारदर्शी हो, ठीक है, आप इतने जो है वो साफ हो, तो आप कराओ ना। ये EVM की बनी हुई सरकार है भाई साहब। एडवोकेट बिलाल भी मेरे साथ मौजूद है। मैं बिलाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो हथकंडा दिल्ली पुलिस ने अपनाया है ये अर्नब गोस्वामी के साथ देखा था, क्योंकि देश भर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, तो महाराष्ट्र पुलिस की ही FIR को तरजीह सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, और वही ठीक पैतरा अमिश देवगन के साथ अपनाने को तमाम राज्य सरकार की पुलिसें उतारू हो चुकी हैं। तो किस तरीके से देखते हैं अमिश देवगन को जो बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पल पल न्यूज़ जो है वो आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए जिस तरीके से इस अमिश देवगन ने आज हालात ऐसे बना दिए हैं कि देश के अंदर ये हम ये नहीं कह रहे कि वो उसने अनजाने में कहा, हम कहते हैं जानबूझकर किया है। क्योंकि जिस तरीके से उसने कहा और ये अब बाद में खेद जता रहा है, उसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उसने खेद जताया, माफ़ी नहीं मांगी। और हम देखिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ जो उसने अब शायद बाद में बोल भी नहीं सकता, किस तरीके से उस नेशनल चैनल पर बैठकर इनका काम यही है। सिर्फ ये नहीं करते, इनके मुद्दे ही ये चलते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर चादर चढ़ाने जाते हैं, उनको एक ट्वीट तो करना चाहिए था, वो तक नहीं बोले उस पर। बताइए, करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग उनको मानते हैं। और इसने जानबूझ के इस टेंशन पैदा करने के लिए, भाई जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करने के लिए ये जानबूझ कर बोला गया शब्द है। और हम इस पर हमेशा देखिए, जैसे हमारे खतीब भाई हैं, जैनुल हैं, और भी सारे लोग हैं, हम हमेशा ऐसे मुद्दों पर आगे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि देश को तोड़ने वाली जो काम बात करेगा उससे खिलाफ हम आगे रहेंगे। तो हमारा यही है। देखिए जिस तरीके से आज कोरोना का लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन पर ये सरकार फेल हो चुकी है बिल्कुल। किस तरीके से देश के अंदर केसेस बढ़े जा रहे हैं और कुछ सरकार कर नहीं रही है, सिर्फ ये कहती है आप आत्मनिर्भर रहिए। अब इनका काम ये है सिर्फ अब कि भाई देखिए जिस तरीके से बांटने का काम इनका शुरू से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांटने का काम करते हैं, कभी ये देश तोड़ने की बात करते हैं। और हमारे कहने का मतलब यही है इस वक्त कि भाई जिस तरीके से इसने अपशब्द इस्तेमाल किए हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे सेंट्रल सरकार इस पे, जैसे मोदी सरकार हर मुद्दे पर आगे आती है, ट्वीट करती है, प्रधानमंत्री से एक ट्वीट तक नहीं हुआ। अब इनके सरकार के लोग कहते हैं कि हम तो आस्था रखते हैं, उन पर चादर चढ़ाने जाते हैं, अब उनका मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि ये इनका
जो दलाल मीडिया वाला एंकर है ये इनका खास है, इनके मुद्दे चलाता है। वो किसानों की बात नहीं करता, वो गरीबों की बात नहीं करता, जो मजदूर रोडों पर पैदल चल चल कर मर गए, जिनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जैसे मोदी जी और जो सब लोग हैं हवाई यात्रा करते हैं, हमारे किसानों और मजदूरों के पैरों में चप्पल तक नहीं होती, हवाई चप्पल तक नहीं होती, वो दर दर की ठोकरें खा के मर जाते हैं। और देखा आपने स्टेशनों पे, जैसे आप ट्रेन चल रही हो, पैदल अपने घर की यात्रा कर रहे थे, वो कट जाते हैं कट कट कर कर। लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती, क्योंकि इनके पास कोई इस तरीके की आर्थिक इन्होंने दी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं बचने के लिए। तो हम यही कहते हैं, देखिए देश को तो मोदी मोदी करके, जो जितने भी भक्त लोग हैं मोदी मोदी करके तो ये सारे किसानों को खा गए, जितने भी मजदूर हैं उनको खा गए, क्या आप पूरे देश को खाएंगे? हमारा यही कहना है, जिस तरीके से अब हम आर्थिक व्यवस्था में बिल्कुल हमारी जीडीपी खत्म हो चुकी है। अरे हमारे देश में भैया बचा ही क्या है? ये ऐसे लोग अब कहते हैं, हम देखिए प्रधानमंत्री जो होता है उसका सम्मान करते हैं हम, लेकिन जो प्रधानमंत्री इससे पहले थे मनमोहन सिंह, वो कम बोलते थे लेकिन काम करते थे। आज क्या हो रहा है? वो सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहा है। काम मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और लड़ाने की भटकाने की बात चल रही है। ये फेल हो चुके हैं। ये सरकार का देखिए, जीडीपी की इन्हें फुल फॉर्म नहीं पता होगी। इन्हें जितने भी जो मुद्दे आते हैं, और हमारा देखिए जिस तरीके से अब मतलब हमारे देश के अंदर ये तोड़ने का काम कर रही है, तो अब से नहीं, जब से सरकार बनी जब से चल रहा है नफरत की राजनीति, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, 370। तो ये इनके तो मुद्दे हैं भैया, इनके अलावा ये कुछ काम नहीं करेंगे। देश पूरा समझ रहा है। बिलाल, आप एडवोकेट भी हैं, मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि किस तरीके से जो नफरत फैलाई जा रही है इन एंकरों के ऊपर, किस तरीके से लोग जो हैं आम नागरिकों को पता नहीं होता कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, वो किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि लोग लगातार सवाल पूछते हैं। एक एडवोकेट के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कार्रवाई ये जो नफरत फैलाने वाले पत्रकार हैं उनके खिलाफ? देखिए मैं यही कहूँगा, भारत का संविधान हम सबको, एक एक वासी को राइट देता है कि हम जिस थाने में भी जाके उनकी कंप्लेंट करा सकें जो हमें बुरा लगा, क्योंकि हमारी दिल से उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, आस्थाएं हमारी, तो हम उसमें मतलब वो बिलीव करते हैं। लेकिन हमें हमारे लोगों को जो एक धर्म को मतलब सब तरीके से मुस्लिम धर्म को टारगेट करके भाई इसको इनको गलत कहना है, उस पर कोई सवाल, क्योंकि अब पुलिस तो सेफ, आपको पता होम मिनिस्टर किसका है, अमित शाह, जो किसकी सरकार है, बीजेपी की, तो इसलिए इन पर नहीं होती। जैसा अर्नब गोस्वामी का बताया, सोनिया गांधी के बारे में अब अब्दुल भाषा का यूज़ करी, लेकिन उस पर अभी तक कोई इसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, बस चल रही है, पूछताछ ये हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसमें आपको समझना होगा कि सरकार जो ऊपर तक बैठी है वो सबकी साजिश है। इसमें हमारा यही कहना है कि भाई देश के किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, जो गरीब तबका है उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? सिर्फ और सिर्फ ये एंकर बैठ के दलाली करते हैं, बैठ के कुछ भी बोलते थे। इनका तो काम ही ये बचा है। क्यों नहीं ये डिबेट करते हैं किसानों के मुद्दे पर? क्यों नहीं गरीब के बारे में बात करते हैं? क्यों नहीं कि हमारे जो 10 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया इस लॉकडाउन के अंदर, उसको कैसे जॉब मिले, कैसे अब उनको वापस उसी पटरी पर लेकर आया जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी। इनको पता है कि सरकार बिल्कुल बेकार काम कर रही है, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसलिए इनको तो मतलब ये है कि भाई इस तरीके से 4-5 एंकर हैं, और मैं नाम लूँगा जैसे अर्नब गोस्वामी हैं और अमीश देवगन हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, ऐसे ही 4-5 दलाल हैं जो सरकार के बैठे हुए, हर टाइम बचाते। श्वेता जो कल आपने देखा बयान किस तरीके से दिया गया, सेना पर सवाल उठा दिया गया, उस पर किसी का कोई जवाब नहीं है, उस पर कोई भी, उस पर एक भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो देश की सेना भैया, उस पर हमारा गर्व है, उस पर आप सवाल उठाते हो। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक होती है आप कहते हैं कि भाई मोदी जी ने करवा दी, मोदी जी ने हमारा 56 इंच का सीना, अब कहाँ 56 इंच का सीना चला गया जब हमारे देश के 20 जवानों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया चाइना द्वारा। लेकिन आज क्या नेपाल जैसा देश जिसकी कोई औकात नहीं, वो हमें आके दिखाते चला जाता है, वो हमें गोली, हमारे बिहार के अंदर गोली मार के भाग जाता है। हमारे जो कैदी हैं वो अगर बाहर निकल कर आ गए, पूरे देश को चाहे इस नेपाल को ख़त्म कर देंगे, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन इस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें नहीं समझ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा योगी जी, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा योगी जी की। उनका तो एक काम ये बचा है कि कहते हैं कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया। पूछे उनके पास तो एक ऐसी पॉलिसी है, पूछे क्या पॉलिसी है उनके पास? ये पॉलिसी है वो नाम बदल देंगे, भारत का नाम बदल के हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड रख देंगे, क्यों वहाँ कोरोना केसेस नहीं है, सब लोग अंधभक्त खुश हो जाएंगे। उनका तो काम ही यही है भैया, मैं कुछ भी नाम बदल, जो आप अब जैसे मुसलमानों का अकबर रोड, ये उनका तो काम इसी में रह गया कि सबके नाम बदलो, ख़त्म करो। उनसे समझ नहीं रही है, क्योंकि जो ऐसे लोग बिठा दिए हैं, जो पिछली सरकारें थी वो तो अच्छा काम करती, सबके बारे में सोचती थी। आज की जो सरकारें हैं वो धर्म की राजनीति करती हैं, वो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। हमारे भारत के एक एक नागरिक को अब आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से FIR इन पे एंकरों पर हुई, इनको समझ आएगा। अगर जो हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तो उसकी औकात नहीं होती, एक ट्वीट भी कर देता हो, भूल जाते। लेकिन हमें जिस तरीके से हमारे सारे लोगों ने आवाज़ उठाई हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी ने आवाज़ उठाई, जब भी उसकी हालत ऐसी हुई कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, खेत जताया। लेकिन उस जलील से मैं ये कहता हूँ कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे अरेस्ट होना पड़ेगा, हम रोड पर उतरेंगे और हर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उसकी अरेस्ट नहीं होगा।
तो आप देख सकते हैं कि लोगों में रोष बना हुआ है। लगातार जो नफरती मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रहा है एक खास समुदाय के खिलाफ सरकार को बचाने के लिए। मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से यहाँ लेना चाहूँगा। नफरती मीडिया जिस तरीके से एक खास प्रोपेगेंडा चलाता है इस महामारी के दौरान भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बेशरम लोग हैं, और बल्कि बेशरम नहीं कहूँगा, ये एक तरीके से पेड वर्कर हैं बीजेपी के, और ये बीजेपी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। बीजेपी का एक वाहिद एजेंडा है फूट डालो राज करो, जो उन्होंने अपने आकाओं से, अंग्रेज़ों से सीखा है, और वो उसी एजेंडे पे जो है उन्होंने सरकार बनाई है, उसी एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है इनका मकसद, हिंदू और मुसलमान में आपस में भाईचारे को कायम करना नहीं है। ये देखिए, कोरोना के टाइम पर जब चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, नेपाल हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उस टाइम पर ऐसे मुद्दे चलाने की ज़रूरत क्या है? इस तरह के डिबेट प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे यहाँ की गोदी मीडिया को ये कहना चाहूँगा, जो ख़ास तौर से श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में चिप लगा रही थी, जो 2000 के नोट में चिप ढूंढी थी, उन्होंने इस वक्त सेना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सेना थी पेट्रोलिंग पर, सरकार की गलती नहीं है। तो दलाल मीडिया को इतना सोचना चाहिए कि सवाल किसके ऊपर उठा रहे हो। आज हम अपने देश में अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो बॉर्डर पर हमारे जवान खड़े हैं और वो 20 जवान शहीद हुए हैं। तो मैं मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चाइना पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। अपने पाकिस्तान पर करी, हमें खुशी हुई, हमें अफसोस नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसे चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करिए। चाइना के लिए आपका 26 इंच का सीना और पाकिस्तान के लिए 56 इंच का सीना। दलाल मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करता। उनको बोलना चाहिए सिर्फ मीडिया पे। इस टाइम कोरोना चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है, जीडीपी खत्म हो गई, नौकरियां चली गई, सब बर्बाद हो गए, और मीडिया वाले क्या दिखाते हैं? बाबरी मस्जिद के ऊपर डिबेट। इस टाइम क्या ज़रूरत है बाबरी मस्जिद के ऊपर डिबेट करने की? क्या ज़रूरत है हिंदू मुसलमान पर डिबेट करने की? डिबेट करनी है तो किसानों पर करो, मजदूरों पर करो, इन लोगों पर डिबेट करो। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में रोष जो है वो लगातार बना हुआ है, चाहे वो गोदी मीडिया को लेकर के हो, और चीन के मुद्दे पर भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और जो इनके पेड एंकर हैं उनको बचाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं।